दोस्त अंकित, इंडियन पॉलिटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, तो आज आर्टिकल 32 पढ़ेंगे स्टूडेंट अपन। लास्ट मैंने पीवाईक्यू करवा दिए थे 30 तक के, आज आर्टिकल 32 करेंगे अपन। और 31 के बारे में बता दिया था मैंने, वो अब लीगल राइट में कन्वर्ट हो चुका है 300A के अंदर, वो मैं बता चुका हूँ आपको स्टूडेंट। चलिए 32 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आर्टिकल 32। तो स्टूडेंट याद रखना, आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्योंकि जितने भी आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े, उसमें अगर कोई मतलब आपको प्रॉब्लम आती है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो कौन से आर्टिकल के तहत जाते हैं? आर्टिकल 32 के तहत जाते हैं। इसलिए उसको क्या बोला गया? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया। क्या बोला गया? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने बोली थी ये बात? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। किसने बोली थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। क्या बोला था? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार शायद ये पूछा हुआ भी है कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा आर्टिकल है। तो आर्टिकल कौन सा है स्टूडेंट? 32, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए स्टूडेंट? अब की फीचर क्या है? तो देखिए, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला गया है? मैंने बोला था फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है, क्या होता है स्टूडेंट? वायलेट होता है तो डायरेक्ट आप एक्सेस किसको कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं आप। तो डायरेक्ट एक्सेस किसको कर सकते हैं आप? फंडामेंटल राइट। जैसे आपको पता है स्टूडेंट कि एक हियरार्की बनी हुई है कि नॉर्मल केसेस होते हैं तो आप है ना, पहले लोअर कोर्ट जाते हैं, जब हायर कोर्ट जाते हैं, देन सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। यही आपका ऑर्डर होता है, पहले लोअर कोर्ट गए, फिर हायर कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। बट अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो डायरेक्टली आप किसको एक्सेस कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। समझ गए? तो इसका सबसे बड़ा फीचर क्या है कि डायरेक्ट एक्सेस किसको कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट को। ओनली व्हेन फंडामेंटल राइट आर वायलेटेड। कौन से केस में कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली एक्सेस? जब फंडामेंटल राइट वायलेट होंगे। अदरवाइज आप डायरेक्टली नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट में। अवेलेबल अक्रॉस होल इंडिया, ये पूरे इंडिया के लिए, मतलब इंडिया के किसी भी कोने में अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बोला गया फर्स्ट इंस्टांस। मतलब फर्स्ट इंस्टांस मतलब क्या होता है कि पहली बारी में जा सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जैसे आपको बाकी केसेस में तो अगर मान लो लीगल राइट आपका वायलेट होता है तो पहले लोअर कोर्ट फिर हाई कोर्ट में जा रहे, तो वो एक है, तो फर्स्ट इंस्टांस सुप्रीम कोर्ट नहीं होता। लेकिन जब फंडामेंटल राइट की बारी आती है तो फर्स्ट इंस्टांस कौन सा हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट होता है स्टूडेंट। सुप्रीम कोर्ट होता है फर्स्ट इंस्टांस। होप सो आपको समझ में आया होगा आर्टिकल 32। अब थोड़ा सा कंपेरिजन कर दिखा देता हूँ स्टूडेंट, है ना। इसके अलावा स्टूडेंट एक और चीज मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो आप है ना इंडिया के इस कोने में रहते हो, कौन सा? तमिलनाडु में। कहां पे रहते हो? तमिलनाडु में। और आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया। क्या हो गया? वायलेट हो गया। अब आपको जाना है दिल्ली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का है दिल्ली है। सुप्रीम कोर्ट कहां पे है? दिल्ली में। अब मान लो आप तमिलनाडु में रहते हो लेकिन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, आप दिल्ली तक नहीं जा सकते हो क्योंकि दिल्ली बहुत दूर है तमिलनाडु से। तो आप उस केस में हाई कोर्ट में भी जा सकते हो फंडामेंटल राइट के केस में। कई बार स्टूडेंट एक गलत कर देता है कि वो सोचता है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जा सकता हूं अगर मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ। सुप्रीम कोर्ट जा सकता है डायरेक्टली, लेकिन अगर उसके दूर पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट, अगर वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, तो वो अपने नियर बाई हाई कोर्ट में भी जा सकता है। क्या कर सकता है? नियर बाई हाई कोर्ट में भी वो जा सकता है फंडामेंटल राइट के रूप में। समझ में आया? इसलिए देखिए, आर्टिकल 32 में तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 226 में कहां जा सकता है? वो हाई कोर्ट। कहां जा सकता है स्टूडेंट? वो हाई कोर्ट जा सकता है ना। पर्पस आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग टू ओनली फंडामेंटल राइट, लेकिन हाई कोर्ट में तो फंडामेंटल राइट प्लस अदर लीगल राइट दोनों उसके अलाउ है। लीगल राइट के केस में भी वो हाई कोर्ट जा सकता है, फंडामेंटल राइट में तो जा ही सकता है। जुडिक्शन होल इंडिया, और इनके तो मतलब अब स्टेट और यूटी है। अब जाहिर सी बात है, मैंने जैसे बताया तमिलनाडु का एग्जांपल, तो वहां पे मद्रास हाई कोर्ट में जाके जाएगा वो, है ना। तो वो हर हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, जो भी नियर बाई हाई कोर्ट होता है उसी में वो जा सकते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट तो पूरे ऑल इंडिया के लिए है कि कोई भी बंदा कहीं से भी जा सकता है।
इसमें नेचर होता है कि गारंटेड रेमेडी, मतलब सॉल्यूशन उसका पक्का मिलेगा। इसमें डिस्क्रिशनरी है, आप नहीं आपको पसंद आता हाई कोर्ट के अगर जजमेंट तो आप सुप्रीम कोर्ट उसके बाद जा सकते हैं। रिट पावर इसकी नेरो है, इसकी वाइडर, चलो ये मतलब समझाते तो नेरो और वाइडर। अब एक बताइए, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली कब जा सकते हैं आप? ओनली फंडामेंटल राइट के केस में, जबकि हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट प्लस लीगल राइट। तो ये इतने ज्यादा केसेस को देख रहा है तो वाइडर कौन सा होगा, ज्यादा बड़ा कौन सा होगा? हाई कोर्ट ज्यादा वाइडर होगा रिट पावर के मामले में। रिट पावर के मामले में वाइडर कौन सा होगा बताइए स्टूडेंट? हाई कोर्ट। जबकि नेरो, क्योंकि इसमें तो ओनली फंडामेंटल राइट कवर हो रहा है, और यहाँ पे अपने क्या हो रहा है? फंडामेंटल राइट प्लस लीगल राइट कवर हो रहा है। तो समझ गए वाइडर क्यों है? जब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, असर्शन रीजन में पूछ सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बना के, तो आपको आना चाहिए स्टूडेंट, पता होना चाहिए। कई बार सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है तो वाइडर भी हुआ है, जबकि वाइडर कौन सा है? हाई कोर्ट ज्यादा वाइडर है कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए लिखा हुआ है हाई कोर्ट है वाइडर रिट जुडिक्शन, याद रखना स्टूडेंट। अब ये होती है प्रेरोगेटिव रिट्स, जब अपन पढ़ने वाले हैं, अगर आपने कोई भी पिटीशन फाइल करी तो डिसाइड करेगा कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन से कि इसका ये सही में फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है नहीं हो रहा। तो टोटल 5 टाइप की रिट्स होती है। कितने टाइप की? 5 टाइप की रिट्स होती है। अपन देखते हैं स्टूडेंट 5 टाइप की रिट। हाँ तो देखिए 5 टाइप की रिट्स होती है। मेनोमिक याद कर सकते हैं, एच क्यू सीपीएम। अब एच क्यू सीपीएम याद करने का मतलब क्या है? आपने देखा होगा कम्युनिस्ट पार्टी, हेडक्वार्टर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, याद रख सकते हैं एच क्यू मतलब हेडक्वार्टर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। तो एच से क्या हो गया? हेबियस कॉर्पस। क्यू से क्या हो गया? कोवेरेंटो। सी से क्या हो गया? सरसरी। बी से क्या हो गया? प्रोहिबिशन। एम से क्या हो गया? मेंडमस। तो क्या क्या याद रखोगे? एच क्यू हेडक्वार्टर कम्युनिस्ट पार्टी, हेडक्वार्टर कम्युनिस्ट पार्टी। एच से हेबियस कॉर्पस, कोवेरेंटो, सरसरी, प्रोहिबिशन, मेंडमस। तो ये पांचों याद रखनी है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा चांस होते हैं फंडामेंटल राइट में यहाँ से क्वेश्चन आने के, है ना, और आपको मेंस में भी काफी हेल्प करेगा ये, तो याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक एक रिट समझाऊंगा स्टूडेंट डिटेल के अंदर, मैं एक साथ नहीं करवाऊंगा क्योंकि बच्चों के लिए काफी वो रहता है, बड़ी क्लास बनती है तो वो लोग नहीं कर पाते उतना। तो एक एक दो दो तीन तीन मिनट के अंदर मैं आपको हेबियस कॉर्पस, कोवेरेंटो, सरसरी, प्रोहिबिशन, मेंडमस डिटेल के अंदर समझाऊंगा स्टूडेंट। तो आप टेंशन मत लीजिए स्टूडेंट। होप तो स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वो कोई भी डाउट आता है तो कमेंट्स में पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए। लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मतलब सॉरी टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे अगर आपको चाहिए तो। लाइक कमेंट करते रहिए स्टूडेंट, थैंक यू।